हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है हमारी क्लास 10th की कोर्स ए की हिंदी की पूरक पुस्तिका भाग 2 का द्वितीय अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी। इसका वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं, यानी कि एक ही शॉट में हम फटाफट इस चैप्टर को समझ लेंगे। अब ये चैप्टर क्या है, किसने लिखा है, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रूपाली वर्मा आपके लिए ये पाठ लेकर आई हूँ। आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ कराऊंगी आपके कोर्स से। तो शुरू करें आज का पाठ। ये पाठ जो साना साना हाथ जोड़ी है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है इसको समझिए। हमारा हिंदी जो है, हिंदी साहित्य, ये 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। अब गद्य खंड में जो आती हैं चीज़ें, आपकी कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, ये सभी होते हैं। काव्य खंड में आपकी कविता, दोहा, चौपाइयाँ, ये सभी रहते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हिंदी गद्य साहित्य का में आपका यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया। लिखने का तरीका, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ आपके नाटक होते हैं, तो लिखने के तरीके को हम विधा कहते हैं। ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जो हमारी इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया, वो गंगटोक की राजधानी सिक्किम और उसके आगे हिमालय की यात्रा करने के लिए गई थी। उसी का उन्होंने यात्रा, यानी कि कहाँ से वो कहाँ गई, क्या क्या चीज़ें देखी, ये सारी चीज़ों को इसमें लिखा है। तो एक यात्रा का वर्णन ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो क्या है ये पाठ? मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। सिक्किम गई थी और उसके आगे वो गंगटोक गई, ये वहाँ की राजधानी, और उसके आगे वो हिमालय गई, तो उन्होंने वहाँ का पूरा वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गंगटोक की मेहनती ये बादशाहों का शहर बताती हैं। क्यों भाई, पहाड़ों में रहना आसान नहीं है। हर एक चीज़, एक तो ऊंचाई है, निचाई है, वहाँ पर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल होती है चीज़ें। ये पाठ आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा। इसीलिए इन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है। चूँकि हम जैसा पहाड़ों पर जाते हैं उतना ही पोल्यूशन कम होता है, विजिबिलिटी क्लियर होती है। इस वजह से आसमान में जो तारे हैं वो हमें अपने पास नज़र आते हैं। पास इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत क्लियर वेदर होने के कारण हमें बहुत साफ दिखाई देते हैं, इसीलिए वो अपने आप को सम्मोहित महसूस करती हैं उससे, जिसमें वह खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, को गाती हैं। नेपाली युवती ने एक जो है प्रार्थना गाई थी, उसी को वो गाती हुई सी प्रतीत होती है। अगले दिन मौसम साफ ना होने के, अब देखिए यहाँ पर डे बाय डे चीज़ें उन्होंने बताई। यात्रा वृत्तांत की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मान लीजिए हम आज अगर हम कहीं, मान लीजिए आज हम पहुँचे जाकर कहाँ, किसी भी शहर को हम घूमने गए, हम यहाँ से पहुँचे, बॉम्बे पहुँचे, तो हम पहले दिन बॉम्बे पहुँचे, हमने वहाँ क्या क्या चीज़ें देखी वो हम रात में लिखेंगे। फिर दूसरे दिन हमने क्या देखा पूरा दिन बॉम्बे में, फिर हम वो लिखेंगे। फिर वहाँ से हम कहाँ गए वो लिखेंगे। तो डे बाय डे का वर्णन ही आपका वृत्तांत। तो पहले दिन वो वहाँ कहाँ गई, अब अगले दिन क्या हुआ देखिए। दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती हैं। अब जब गंगटोक में इनकी जब अगली सुबह होती है तो वो अपने होटल के रूम से जब देखती हैं तो वहाँ पर उनको ये था कि वहाँ से होटल के रूम से कंचनजंगा दिखाई देती है। आपको हिमालय की चोटी आपको पता है, लेकिन वो उस दिन वेदर क्लियर नहीं था इसलिए उन्हें नहीं दिखा, लेकिन पहाड़ जो घाटी थी वो पूरी फूलों से ढकी थी, वो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उस दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती है। कुछ नाम हैं, कुछ नंबर्स हैं, इन्हें याद रखिए क्योंकि डिस्टेंस दिया जा रहा है, हाइट्स दी जाएंगी, कौन कौन लोग साथ हैं ये ध्यान रखना है। गंगटोक से यूथोंग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं।
जो ध्वज की तरह फहरा रही थी, ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। वहां पर पताकाएं, छोटी छोटी झंडियां फाड़ के, एक ऐसी डोरी होती है उसमें छोटे छोटे ऐसे फ्लैग्स लगे होते, झंडियां जैसे आप बोलते, तो वो सफेद लगी हुई थी, वो जिन्हें हम बौद्ध पताकाएं कहते हैं। और ये किस चीज की प्रतीक थी? शांति और अहिंसा, क्योंकि व्हाइट रंग जो है वो ऐसे भी पीस का सिंबल होता है। और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है, बौद्ध मतावलंबी के कौन होता है? जो बौद्ध मठ होते हैं उनमें जो प्रीस्ट होता है, ठीक है, वो जब मरता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर में दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। फिर से एक नंबर आया, याद रखिए। एक प्रीस्ट यानी कि एक बौद्ध मतावलंबी की जब मृत्यु होती है तब एक पीसफुल, मतलब बहुत ही शांत और पवित्र जगह पर 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, मतलब ये नहीं कि कुछ टाइम बाद इन्हें उतार लो, ऐसा नहीं होता है। ये खुद ब खुद नष्ट हो जाती है, मौसम की मार से, ये सारी चीज़ों से वो अपने आप डिस्ट्रॉय होती है, इन्हें हटाया नहीं जाता है। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जब कुछ नया काम होता है, किसी के यहाँ किसी का जन्म हुआ या कुछ हुआ, तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टोंग नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बहुत पुरानी फिल्म है देवानंद की गाइड, उसकी शूटिंग वहां पर हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आपने कहीं पर भी कोई, बहुत सारी मूवीज में ये दिखाया गया है, प्रेयर व्हील ऐसा एक गोल सा होता है, उसे ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे लगे होते हैं, घुमाते हैं। आपने किसी मूवी, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, या आप लोगों ने किसी क्या कहते हैं बौद्ध स्थान पर अगर भ्रमण किया हो तो वहां पर भी आपको ये प्रेयर व्हील दिखाई देगा। नार्गे ने बताया इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। क्या हुआ? प्लेन सरफेस पे आपको फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल होती हैं तो आपको लोग ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे, दूर दूर घर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रहना मुश्किल होता है और वेदर कंडीशन एक्सट्रीम होती हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, तो ज़्यादातर लोग, घर और ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देते हैं। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पर परिवर्तित होते महसूस होता है, वह विशाल लगने लगता है। अब देखिए, जब आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवल करोगे ना, तो बहुत जल्दी जो है वो परिदृश्य बदलता है। कभी पहाड़ सामने से दिखाई दे रहा है, कभी बगल से दिखाई देगा, कभी कुछ होगा, तो वो आपको बराबर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। अब वहां पर एक वाटरफॉल था जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने के पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को भरकर ले जा रहा। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि पानी वहां का बहुत ही साफ और स्वच्छ था। निर्मल चीज़ों को देखकर हमें अपने अंदर की भी सारी खामियों को निकाल देने का मन करता है। तो उन्हें लगा कि हमारे अंदर की जितनी खामियां, जितनी बुराइयां हैं, वो सभी उस वाटरफॉल के एकदम स्वच्छ पानी में बहती हुई चली जा रही हैं। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप हिल स्टेशन पर या पहाड़ों पे, आप कभी भी माउंटेन्स पे ट्रैवल करोगे, बहुत जल्दी जो है चीज़ें बदलती हैं, परिदृश्य बदलते हैं। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल ऐसे रंग बदल रहे थे, जैसा कि हमने बताया। आगे आते हैं। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। थिंक ग्रीन मतलब आपको हरा सोचना है। अब हरा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप पालक, साग, ये सारी चीजें सोचो। कहने का मतलब है कि थिंक ग्रीन यानी कि हमें अपनी प्रकृति में ग्रीनरी बनाए रखनी है, उसको हमें संभाल कर रखना है जो प्रकृति ने हमें दी है। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था, यानी कि बहुत सारे परिदृश्य एक सामने थे। क्या थे? लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी।
जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। मतलब उन्होंने ये सारा चीज देखा, उसके साथ उन्होंने क्या देखा कि कुछ औरतें थी जिनकी पीठ में टोकरियां थी और उन पर बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और निर्मम दर्शकों ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगहें आम जीवन की कहानी एक सी है। अब उन्होंने इतना सुंदर परिदृश्य देख रही थी, उसी बीच इन्होंने भूखमरी और गरीबी को देखा। वो पहाड़िनी जो औरतें थी वो कमाने के लिए यहाँ पर पहाड़ी रास्तों को चौड़ा कर रही थी। भाई देखिए, जो ऊपर पहाड़ों पर जो भी काम होगा वो वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा ही लिया जाता है। अब वो जो रास्ते जो हम पहाड़ों पर जाते हैं, बड़ी अच्छी हमको रोड मिलती है, तो वो रोड कैसे बनी? भाई लोगों ने वहाँ मेहनत करी है। अब वहीं पर कर्मचारी ने बताया कि कभी कभी बहुत दुर्घटना भी घट जाती है, क्योंकि उन रास्तों पे भाई पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है और डायनामाइट जब ब्लास्ट होता है तो टुकड़े उड़ते हैं, किसी ना किसी को लग गया, कोई चोट हो गई, दुर्घटना। तो वही सारी चीज़ें देखकर वो बोलते हैं कि हम लोग को लगता है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत कठिन है, लेकिन पहाड़ों पर जीवन उससे कहीं ज़्यादा टफ होता है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। हम लोग स्कूल जाते हैं, बस आई, हम लोग बैठ कर चले गए, होता है ना, लेकिन वहाँ पर क्या है, ये बसेस की फैसिलिटीज़ नहीं होती। बहुत दूर, भाई 4-5 गाँवों के बीच एक स्कूल होता है और सारे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जगह जगह स्कूल नहीं खोले जा सकते। एक स्कूल खोला, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं। और उसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो चढ़ना पड़ता है या उतरना पड़ता है। उसके बाद भी बच्चे घर आते हैं तो अपनी माँ के काम में हाथ बटाते हैं। हम लोग देखिए स्कूल से पढ़ के आते हैं, अब मेरे से कुछ मत बोलना मम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हो ना। लेकिन देखिए इतना करने के बाद वहाँ के बच्चे अपनी मम्मी के लिए बहुत हेल्प करते हैं। रास्ता तंग, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे रास्ते सकरे होते जा रहे थे, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते, तो बहुत चौड़े रास्ते ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर बनाना मुश्किल होता है, नहीं बनाए जाते हैं। और हर जगह सरकार ने बोर्ड्स भी लगा रखे थे कि गाड़ी धीमे चलाएं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे खतरा बढ़ता जाता है। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्कमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो वहां का एक बोकू करके नाम होता है जो पहनते हैं वो लोग, और उसको पहन के वो पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेरे रहे थे। यूथोंग पहुंचने से पहले वो लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। अब पूरे दिन की थकान थी तो उन घरों में उन लोगों ने रात में नाइट स्टे किया और वहीं पे बगल में तिस्ता नदी बह रही थी तो वो वहां पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं थी ही नहीं। उन्हें लगा कि इनको जो है ना लायुंग पर बर्फ मिलेगी, लेकिन उन्हें वो वहां पर बर्फ नहीं मिलती है। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। भाई जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वेदर कंडीशन बहुत बदल रही है, कभी एक्सट्रीम है, कभी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम हो जाती हैं, तो अब जो स्नोफॉल है वो पहले जहाँ तक बर्फ गिरती थी अब नहीं गिरती है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है इस वजह से। तो उस युवक ने बताया कि आगे चल के आपको कटाव एक जगह है जहाँ पर आपको बर्फ मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत जगह कही जाती है, तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कटाव को।
मणि जिससे स्विट्जरलैंड घूमा था ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। जब वो लोग कटाव पहुंचे तो मणि ने बताया कि नहीं, ये स्थान यानी कि कटाव जो है वो स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था। टूरिस्ट स्पॉट देने का मतलब है कि वहां पे थोड़ा सा जो है आप उसको ग्लोरीफाई करते हो, वहां पे बहुत सारी शॉप्स हो जाती हैं, फैसिलिटीज हो जाती हैं, जो वहां पर अभी कटाव पर अवेलेबल नहीं था। इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। अब चूंकि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं, तो शॉप्स नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो अपनी जो नैसर्गिक सुंदरता है, जो यानी कि प्रकृति द्वारा उसे जो सुंदरता प्राप्त हुई है, वो अभी उसी स्वरूप में है। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। ठीक है, लायुंग से जब कटाव आ रहे थे कितना 2 आवर्स का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेंद्र अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। इतना सुंदर था कि लेखिका चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उनके अंदर बस जाए। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। मतलब ये इतना सुंदर जगह है, तो जो ऋषि मुनि रहेंगे उन्होंने इतनी सुंदरता को देखकर ही वेदों की रचना कर डाली। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। इतना सुंदर है कि वो अपने सारे अपराध छोड़ देगा और क्या हो जाएगा, अध्यात्म की तरफ यानी कि ईश्वर की तरफ उसका भाव मुड़ जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है। यानी कि सर्दियों में प्रकृति अपने ढंग से क्या करती है, बर्फ के रूप में पानी इकट्ठा कर लेती है और फिर हमें सारी गर्मियां इन्हीं बर्फ को पिघलाकर पानी देती रहती है। और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। भाई बर्फ इकट्ठा हुई, फिर गर्मियों में वो पिघलेगी और धीरे धीरे बाकी साल में हमारी प्यास बुझाएगी। प्रकृति का ये जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों को हम पर ऋण है। यानी कि ये जितनी भी प्रकृति है हम पर उन सभी का ऋण है, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं की वजह से संभव है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। चूंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। अब फौजी क्यों दिखाई दी, क्योंकि अब बॉर्डर आ रहा था, क्योंकि भारत की सीमा खत्म हो रही थी और उसके बाद चीन की सीमा शुरू होने वाली थी। थोड़ी दूर पर बॉर्डर था। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने भी वहां बहुत ठंड थी। मतलब बैसाख गर्मियों का महीना माना जाता है, लेकिन वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस प्रकार रहते होंगे। यानी कि आप समझ लीजिए दिसंबर और जनवरी की ठंड में वो लोग उस समय कहाँ पर, अगर मई जून की ठंड वहां पर बहुत सारी ठंड थी, तो सोचिए दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली थी वहाँ पर। और इस कंडीशन में भी जो सैनिक हैं वो वहाँ पर पहरा देते रहते हैं। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से यूथांग की ओर जाते हुए प्रियोता और रूडियंट के फूलों से घाटी को भी देखा। यूथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेंद्र ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। कि मतलब यहाँ पर लोग, भाई देखिए वहाँ पर खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो जो मिल रहा है वो खाओ और धीरे धीरे टेस्टी है तो वो हम लोग के खाने आहार में शामिल हो जाता है। तो वहाँ के लोग क्या थे, जो है वो बंदर का मांस खाते थे। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। यूथोंग वापस आकर उन लोगों ने वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। यूथोंग बहुत सुंदर था, वापस आए तो बहुत फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो आप सभी को, अगर आप लोग क्या कहते हैं सिविक्स आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सिक्किम पहले स्वतंत्र था लेकिन अब भारत का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग भारत में मिलकर बहुत दुखी हैं, वो बहुत खुश हैं इस बात से। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटी की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो पहाड़ के कुत्ते तो हमेशा भौंकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो चांदी रातें होती हैं सिर्फ उसमें भौंकते हैं। तो ये सुनकर हमारी लेखिका को बहुत अचंभा हुआ था।
गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिरे थे। तो वो एक जगह दिखाई, गुरु नानक ने जी के पैर के छाप भी थे और उनकी थाली से छिटके हुए चावल जहां गिरे थे वो स्थान भी दिखाया। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो वहां के लोगों की मान्यता है कि वो 1 किलोमीटर यानी कि खेदुम वो जगह है जहां पर देवी देवता निवास करते हैं। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी कि यहाँ पर हम सिर्फ देवी देवताओं नहीं, प्रकृति के हर एक स्वरूप का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जहाँ हमें बहुत कुछ दे रही है तो हमें भी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए ना, हमारा जीवन उन पर ही निर्भर है। तो ये चीज़ बताते हुए उन्होंने उनके पूज्य भाव को व्यक्त किया। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनाने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि पहले गैंगटॉक एक जो है पर्यटन स्थल नहीं था, लेकिन कप्तान शेखर दत्ता जी ने बहुत रिक्वेस्ट करके सरकार द्वारा गैंगटॉक को एक पर्यटन स्थल में तब्दील किया, जिसकी वजह से इस राज्य को बहुत आमदनी होने लगी, बहुत फ़ायदा हुआ। जहां नए स्थान खोजे गए वहीं नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी सामने निकल कर आए। ये सारी बातें नार्गे ने हमारी लेखिका मधुकांकरिया जी को बताई। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक हमने गैंगटॉक का सफ़र किया। तो इस पार्ट में आपके सामने बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी जगहों के नाम, बहुत हाइट्स हैं आपके बारे में, किलोमीटर्स डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है इस पार्ट के लिए। तो एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया, फटाफट हमने एक क्विक रिवीजन आपको कराया है इस वीडियो के ज़रिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो संबंधित हमारा रहेगा इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, यानी कि ये चैप्टर जो आपका बुक में दिया गया है उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर यानी कि आंसर्स लेकर आपके सामने आएंगे। तो फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म यानी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर फिर से एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।